हेलो टू एवरीवन। एक बार फिर से मंजूश्री फाउंडेशन क्लासेस में सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम केमिस्ट्री को कंटिन्यू करेंगे और केमिस्ट्री में हमने एनसीईआरटी स्टार्ट की थी क्लास 11th की, जिसमें हम पहला चैप्टर को कवर कर रहे थे, जिसमें हम सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री देख रहे थे। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के अंदर हमने अभी तक की सारी बेसिक बातें, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उसकी ग्रोथ, एवरीथिंग देख चुके थे। अब यहाँ पर सेकेंड बात ये आती है कि जो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है, जो एक्चुअल में केमिस्ट्री है, अब वो कहाँ से स्टार्ट होगी। तो जो आज का टॉपिक है हमारा नेचर ऑफ मैटर, यहाँ से केमिस्ट्री अब मान लो अब केमिस्ट्री शुरू होने जा रही है। अभी तक तो हमने केवल केमिस्ट्री का एवोल्यूशन देखा है कि आखिर हिस्ट्री में, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में केमिस्ट्री कैसी थी, हमारे पास क्या केमिस्ट्री आज ही एग्जिस्ट करती है या हमारे पास पहले से एग्जिस्ट कर रही थी। क्या दोनों बातें क्लियर हैं? तो आज का जो टॉपिक है वो क्या है हमारा, नेचर ऑफ मैटर। मैंने जैसा कि पहले ही बोला है कि जो एनसीईआरटी बोल रही है, पहले हम केवल उसे देखेंगे, देन आफ्टर जब कॉन्सेप्चुअल क्लासेस आएंगी, देन उसमें हम देखेंगे सारी बातें जो मेरी होंगी, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग की होंगी, वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। तो नेचर ऑफ मैटर में पहले क्या कह रहा है, यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद द टर्म मैटर। मैटर क्या होता है? अगर सिंपल सी बात मैटर को देखें तो मैटर फ्रॉम योर अर्लायर क्लासेस, एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइड स्पेस इज कॉल्ड मैटर। यानी कोई भी ऐसी चीज जो उसके पास मास है और जो स्पेस को ऑक्यूपाई करती है। मेरी बातों को गौर समझना, क्या यहाँ पे कहने का मतलब है। कहने का मतलब केवल इतना सा है कि कोई भी ऐसी चीज जिसके पास क्या हो, मास हो, यानी वो भी क्या हो, मास हो, और उस क्या कर रही हो, वॉल्यूम को, स्पेस को क्या कर रही हो, ऑक्यूपाई कर रही हो। जैसे सपोज करो ये पेन है, तो ये पेन क्या है, इसका कुछ मास होगा, समथिंग मे भी हो सकता है 10 ग्राम 50 ग्राम जो भी हो। और अगर मैं इसे कहीं प्लेस कर दूंगा, अगर मैं इसे यहाँ रख दूंगा तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, ये स्पेस को भी ऑक्यूपाई कर रहा है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब क्या है कि जो दो बातें हैं मैटर के केस में, क्या याद रखना है कि मैटर एनीथिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो मास होता हो जिसका, और जो स्पेस को ऑक्यूपाई करे। फॉर एग्जाम्पल देखना, एवरीथिंग अराउंड अस, फॉर एग्जाम्पल बुक, पेन, पेंसिल, वाटर, एयर, ऑल लिविंग बींग्स एक्सेट्रा। यहां से आपको एनसीईआरटी की जो बेसिक फंडामेंटल बातें हैं, जो आप अपने आंसर में लिख के आओगे, जो आप अपने बोर्ड में यूज करोगे, वो आपको यहाँ से याद रखनी है कि कोई भी चीज जो मास रखती है, जिसके पास ऑक्यूपाई करने की क्षमता है, स्पेस को ऑक्यूपाई कर सकती है, वो क्या है, मैटर है। मैटर में कुछ भी हो सकता है, बुक हो सकती है, आपका पेंसिल हो सकती है, आपकी पेन हो सकता है, वाटर हो सकता है, एयर हो सकती है। कोई भी लिविंग बींग are composed of matter. You know that they have mass and they occupy space. Let us recall the characteristics of the state of matter which you learned in your previous classes. यानी कि मैंने जब स्टार्ट की थी क्लासे, तो मैंने भी मैटर के बारे में थोड़ा सा बताया था, इंट्रोड्यूस किया था मैटर को। तो अगर आपने अभी तक पुरानी क्लासेस नहीं देख रहे हैं, तो मैं यही कहूंगा कि आप एक एक करके क्लासेस को देख करके आए, तभी आपको बेनिफिट होगा, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। क्योंकि यहाँ पे पूरा कोर्स होने वाला है, मैं इस बात की गारंटी ले रहा हूँ, कुछ भी नहीं छूटेगा। एनसीईआरटी से लेकर के आपके बेसिक बुक तक, आपके स्टैंडर्ड्स बुक तक। तो यू आर अवेयर दैट मैटर कैन एग्जिस्ट इन 3 फिजिकल स्टेट्स। कौन कौन से 3 फिजिकल स्टेट हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो 3 स्टेट अगर पूछता है स्टेट ऑफ मैटर की, कौन कौन सी 3 स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मैं यहाँ पे कुछ बातें लिबरेट कर देता हूँ। सिंपल सी बात यह है कि अभी जिस तरह से एनसीईआरटी सॉलिड के बारे में बोलेगी, जो करेक्टर सॉलिड के बताएगी हम उन्हें याद रखेंगे, जो करेक्टर लिक्विड के बताएगी,
जो भी बातें लिक्विड की आएंगी हम उन्हें याद रखेंगे, ऐसी तरह से गैस की भी केस में। बट जब मैं कभी भी 3D के एग्जाम्पल लेकर के आऊंगा, चैप्टर लेकर के आऊंगा, सॉलिड का केवल एक चैप्टर अलग से नीट और आईआईटी के लिए है, जिसमें हम क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड को लेकर के पढ़ते हैं। क्या ये बात क्लियर हो रही है? तो जब मैं सॉलिड को लेकर के आऊंगा तो वहां पर सॉलिड में क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमोर्फस सॉलिड, ये सारी बातें वहां क्लियर होंगी। बट यहाँ पर सॉलिड के केस में ना तो हम क्रिस्टलाइन पढ़ने वाले हैं, न यहाँ एमोर्फस पढ़ने वाले हैं, केवल वो पढ़ेंगे जो हमारी एनसीईआरटी कह रही है। तो पार्टिकल्स आर हेल्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर इन सॉलिड्स इन एनी इन ऑर्डिनरी फैशन। कहने का मतलब क्या है कि एक जो हमारा सॉलिड है उसमें जो पार्टिकल की सीक्वेंसिंग होती है, जो पार्टिकल की पैकिंग होती है, वो एक ऑर्डिनरी फैशन में होती है, यानी एक ऑर्डर में होगी। दे इज नॉट मच फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, यानी इनके जो पार्टिकल है उनके बीच मूवमेंट करने की कोई फ्रीडम नहीं होती। वाई? सिंपल सी बात यहाँ पर मैं अगर एक्सप्लेन करूं, यहाँ पर जो बातें बोल रहा है, जो बातें एनसीईआरटी कह रही है, वो करे कोई सॉलिड है, फॉर एग्जाम्पल ये ले लो, मैं ये एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं, तो ये क्या है? ये सॉलिड है। क्यों है सॉलिड? क्योंकि इनके जो मॉलिक्यूल हैं उनके बीच में जो गैप है वो बहुत कम है, यानी कि ना के बराबर का गैप है। अगर इन्हें मूवमेंट करना होगा तो भी नहीं कर सकते, यानी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट इनके पास नहीं होती हुआ है। तो सिंपल सी बात है, जो बिटवीन द पार्टिकल, बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट्स जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, क्या होता है? इंटरमोलिकुलर फोर्स। आगे बताऊंगा क्या होता है ये फोर्स। जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है वो सॉलिड केस में बहुत ज्यादा होता है। कैसा होता है? बहुत ज्यादा होता है। तो इनके इंटरमोलिकुलर फोर्स की वजह से सॉलिड के जो पार्टिकल होते हैं वो एकदम की क्या होते हैं? सटे हुए होते हैं, यानी कि उनके पास इतनी भी गैप नहीं होती कि वो क्या कर सकें? फ्रीली मूव कर सकें। क्या बात क्लियर है? क्या बात क्लियर है? सॉलिड की डिफिनेशन क्लियर हो गई सभी को? क्या सॉलिड की डिफिनेशन क्लियर हो गई है सभी को? चलिए, अब क्या कह रहा है? लिक्विड के केस में क्या है? इन लिक्विड द पार्टिकल्स आर क्लोज टू ईच अदर बट दे कैन मूव अराउंड। यानी कि लिक्विड के केस में बोल रहा है कि सिंपल सी बात है, इनके पार्टिकल्स के बीच में क्लोजनेस तो होती है, लेकिन ये क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं, एक दूसरे के पास जा सकते हैं, एक दूसरे से दूर हट सकते हैं। लाइक अगर हम इसकी स्ट्रक्चर देखें तो हमें लिक्विड की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से मिलेगी। किस तरह से मिलेगी? कुछ इस तरह से। यानी पार्टिकल क्लोज तो हैं, बट इन पार्टिकल्स के बीच में क्या है? गैप है। और वो गैप क्यों है? क्योंकि इनके बीच का इंटरमोलिकुलर फोर्स कैसा है? हल्का कम है। किसके कंपेयर में? देन द सॉलिड्स। क्लियर है? अगर इनका भी इंटरमोलिकुलर फोर्स इंक्रीज कर दिया जाए तो क्या होंगे? ये पार्टिकल और क्लोज आ जाएंगे और ये एक तरह से सॉलिड की फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाएंगे। सेम केस अगर सॉलिड में देखा जाए, अगर इनके इंटरमोलिकुलर फोर्स को क्या कर दिया जाए? वीक कर दिया जाए, तो यही पार्टिकल क्या हो जाएंगे? मूव करने के लिए फ्री हो जाएंगे। क्या बातें क्लियर हो रही हैं? तो सॉलिड और लिक्विड और गैस के केस में जो पार्टिकल की थ्योरी आती है, जो क्लोजनेस की थ्योरी आती है, वो क्या है? वो केवल इतनी है कि आपके पास जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो वहां पर कैसा है, किस तरह से वर्क करता है। हाउ एवर इन गैसेस, अगर गैस के केस में देखा जाए तो द पार्टिकल्स आर फॉर अपार्ट एज कंपेयर टू दोज दोज प्रेजेंट इन सॉलिड्स और लिक्विड स्टेट्स। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यहाँ पर इतना सा है कि जो भी गैसेस के केस में पार्टिकल्स की क्लोजनेस होती है वो सॉलिड और लिक्विड के केस से उनकी कंपेयर में कैसी होती है? बहुत ज्यादा होती है। और ये क्या कर सकते हैं? देयर मूवमेंट इज इजी एंड फास्ट, यानी इनका मूवमेंट इतना इजी और फास्ट हो जाता है
कि ये कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी घूम फिर सकते हैं। लाइक अगर हम इसकी स्ट्रक्चर देखें, हम बोल सकते हैं कि गैस के केस में स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होगी, कोई पार्टिकल कहीं तो कोई पार्टिकल कहीं। तो यानी कि जो गैस के केस में इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा वो सॉलिड और लिक्विड के केस से क्या होगा, कम होगा, बहुत ज्यादा लेस होगा। तो सिंपल सी बात है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है नीट वगैरह के एग्जाम में कि जो इंटरमोलिकुलर फोर्स का सीक्वेंस है वो क्या होगा। तो सिंपल सी बात मैं अगर बोलूं तो सॉलिड ग्रेटर देन किससे होगा, लिक्विड से, और लिक्विड का ग्रेटर देन होगा गैस से। तो इस थ्योरी से आपको क्या याद रखना है, इंटरमोलिकुलर फोर्स का सीक्वेंस याद रखना है। क्या सॉलिड, लिक्विड और गैस की डिफिनीशन क्लियर हो गई है आपको? उम्मीद करता हूं आपको डिफिनीशन क्लियर हुई होगी। चलिए अगर आगे बात करें तो बिकॉज ऑफ सच, इस तरह के अरेंजमेंट से क्या होगा, बात को मेरी गौर से देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। बिकॉज ऑफ सच अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर एग्जिबिट द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी कि इन पार्टिकल के सिक्वेंसिंग की वजह से जो सॉलिड, लिक्विड और गैस है, जो थ्री स्टेट ऑफ मैटर हैं, ये थ्री स्टेट ऑफ मैटर क्या करते हैं, ये कुछ क्या कर रहे हैं, ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं। किस तरह की कैरेक्टरिस्टिक ये शो कर रहे हैं, गौर से ध्यान देना। सॉलिड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम। पहली बात, पार्टिकल की क्लोजनेस की वजह से सॉलिड की प्रॉपर्टी क्या है, उसके पास डेफिनेट वॉल्यूम है और डेफिनेट शेप है। यानी कि एक फिक्स वॉल्यूम होगा और फिक्स शेप होगा, किस केस में, सॉलिड के केस में। क्या ये बात क्लियर हो रही है? अगर कोई चीज सॉलिड है, अगर ये सॉलिड है तो इसका क्या होगा, इसका एक फिक्स शेप है, बिल्कुल है, इसका एक फिक्स वॉल्यूम भी होगा। लिक्विड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम। लिक्विड के केस में डेफिनेट वॉल्यूम तो होगा बट डू नॉट हैव डेफिनेट शेप। यानी कि सिंपल सी बात है, अगर मैं पानी को, अगर मैं वाटर को किसी भी पॉट में रखूं, किसी भी बर्तन में रखूं, अगर मान लो मैं बाल्टी में रख रहा हूं, कोई बकेट है उसमें रख रहा हूं, या मान लो कोई अदर थिंग है उसमें रख रहा हूं, तो लिक्विड को यानी कि वाटर को जैसी भी स्ट्रक्चर मिलेगी वो वैसे ही स्ट्रक्चर में क्या होगा, ढलता चला जाएगा। यानी कि अगर मैं 1 लीटर वाटर को किसी बॉटल में रखूं तो बॉटल के शेप में 1 लीटर आ जाएगा, और उसी 1 लीटर वाटर को मैं किसी बकेट में रखूं तो बकेट के शेप में आ जाएगा। क्या बात क्लियर है? तो यानी कि डेफिनेट वॉल्यूम तो होगा लेकिन डेफिनेट शेप नहीं होगा इन दी केस ऑफ लिक्विड। क्या बातें क्लियर हो रही हैं? दे टेक द शेप ऑफ कंटेनर इन विच दे आर प्लेस्ड। यानी कि वो उसी शेप में आ जाएगा जिस शेप में कंटेनर है, जिसमें उसे डालना है, जिसमें उसे रखना है। क्या ये बातें क्लियर है? यानी कि अभी तक हमने क्या क्या बातें पढ़ी, हमने सॉलिड पढ़ा, हमने लिक्विड पढ़ा, हमने गैस पढ़ा और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। क्या ये बात क्लियर हो रही है? अब अगर हम सब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में देखें तो आप यहाँ पर देख सकते हो, क्या देख पा रहे हो कि ये एक सॉलिड की स्ट्रक्चर है। ये एनसीईआरटी में पिक्चर्स है। मैं तभी बोलता हूँ कि आप क्या करें, जिस टाइम पे क्लासे हों, जिस टाइम पे आप क्लास ले रहे हो मेरी, उस टाइम पे आप एनसीईआरटी की बुक लेके बैठा करो, आपको बहुत इजीली चीजें समझ में आएंगी। यानी कि अगर इस सॉलिड को देखोगे तो इसमें क्या देख पा रहे हो, इनके पार्टिकल के बीच की क्लोजनेस, गौर से देखो, बिल्कुल भी गैप नहीं है। तो ये क्या मूव कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं मूव कर पाएंगे। मूव करने का तो चांस ही नहीं है इनका। क्यों? क्योंकि इनके बीच का इंटरमोलिकुलर फोर्स कैसा है, बहुत ज्यादा हाई है। ड्यू टू इंटरमोलिकुलर फोर्स की वजह से ये क्या करेंगे, ये फिक्स है, इनका शेप फिक्स होगा। देख रहे हो कैसा है, शेप फिक्स है, वॉल्यूम फिक्स होगा। क्या बात क्लियर हो रही है? वॉल्यूम फिक्स, शेप फिक्स। ये किसका केस है, सॉलिड का। क्या ये बात क्लियर हो रही है? अगर हम अब इसी बात को गैस के केस में देखें, लिक्विड के केस में, तो ये देखो, जो लिक्विड के पार्टिकल हैं इनके बीच में क्या है, एक स्पेस दिख रही होगी। ये बीच में अगर देखोगे तो ये क्या दिख रही है, स्पेस। क्या ये बात क्लियर हो रही है?
और अगर ये स्पेस है तो सिंपल सी बात है, ये क्या कर सकते हैं, इनमें मोशन होगा, ये मूव कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ये मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या बातें होंगी, यहाँ पर वॉल्यूम तो फिक्स होगा बट शेप फिक्स नहीं होगा। और इसका जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा वो इंटरमोलिकुलर फोर्स देन द सॉलिड कैसा होगा, कम होगा, लेस होगा। अगर गैस की बातें करें तो यहाँ पर देख सकते हो इनके बीच में जो स्पेस है, पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है वो कैसा है, बहुत ज्यादा है देन द सॉलिड एंड लिक्विड। क्या बात क्लियर हो रही है? यानी कहने का मतलब क्या है, इनके बीच जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा वो कैसा होगा, देन द सॉलिड एंड लिक्विड कैसा होगा, कम होगा। यानी ये पार्टिकल्स क्या कर सकते हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं। ये पार्टिकल्स कहीं भी जा सकते हैं, कितनी भी तेजी से मोशन कर सकते हैं। क्या ये बातें क्लियर हो रही हैं? तो यहाँ पर क्या है, अरेंजमेंट्स ऑफ पार्टिकल दिखाया गया है इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस के केस में। एंड गैसेस हैव नाइदर डिफिनिट वॉल्यूम। प्रॉपर्टी को ध्यान दें मेरे भाई, सभी मेरे साथी प्रॉपर्टी को ध्यान दें कि जो गैस है उसके पास न तो डिफिनिट वॉल्यूम होगा नॉर डिफिनिट शेप। यानी गैस के पास न तो डिफिनिट वॉल्यूम है, न उसका वॉल्यूम फिक्स होता है, और न ही शेप फिक्स होता है। दे कंप्लीटली ऑक्यूपाई द स्पेस इन द कंटेनर इन विच दे आर प्लेस्ड। यानी कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब केवल इतना है कि गैस को चाहे जहां डाल दो वो उसी फ्रेम में उसी तरह से पड़ी रहेगी। क्लियर है? न तो उसका डिफिनिट शेप है, न उसका डिफिनिट वॉल्यूम है। क्लियर है? तो दीज थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर आर इंटर कन्वर्टेबल बाय चेंजिंग द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। बात को मेरी गौर से समझिएगा, कहने का मतलब क्या है, एनसीईआरटी कह रही है कि ये जो थ्री स्टेट ऑफ मैटर हैं ये इंटर कन्वर्टेबल हैं। इंटर कन्वर्टेबल का मतलब होता है ये एक स्टेट से दूसरे स्टेट में और दूसरे स्टेट से तीसरे स्टेट में भी जा सकते हैं। कहने का मतलब इन द सेंस ये है कि सॉलिड लिक्विड भी हो सकता है और लिक्विड गैस भी हो सकती है और गैस सॉलिड भी हो सकती है और लिक्विड सॉलिड भी हो सकता है। यानी कि इनके केस में कहने का इन द सेंस ये है कि यहाँ पर कैसी रिएक्शन होगी, यहाँ पर रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। अगर मैं यहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज करूंगा तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सिंपल सी बात है कि जो सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा और जो लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आप वाटर का ले सकते हैं। अगर मैं वाटर को 0 डिग्री पे या लेस देन 0 डिग्री क्या किया जाए, रखा जाए, वाटर को लेस देन 0 डिग्री पर या 0 डिग्री पर रखा जाए तो क्या हो जाएगा, ये सॉलिड में, यानी कि आइस बन जाएगी। क्या बन गया, सॉलिड स्ट्रक्चर। अगर इसी वाटर को मैं यहाँ पर क्या कर दूं, सपोज करो नॉर्मल टेम्परेचर में कन्वर्ट कर दूं, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर रख दूं, एसटीपी पर रख दूं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, तो यही वाटर क्या होगा, ये जो सॉलिड स्टेट में आइस है ये क्या बनना चालू हो जाएगा, लिक्विड। अगर मैं इसी लिक्विड को क्या कर दूं, 100 डिग्री पर बॉयल करना स्टार्ट कर दूं तो यही जो वाटर है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, ये वेपर में कन्वर्ट होना चालू हो जाएगा, यानी कि गैसेस स्टेट में आना चालू हो जाएगा। क्या ये बातें क्लियर हैं? यानी कि थ्री स्टेट ऑफ मैटर में देखा जाए तो ये कैसे हैं, इंटर कन्वर्टेबल हैं, यानी कि ये एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज हो सकते हैं। ऑन हीटिंग a solid usually changes to a liquid and the liquid on further heating changes to gas. In the reverse process, a gas on cooling liquefies to the liquid and the liquid on further cooling freezes to the solid. वही बातें जो बातें मैंने अभी आपको बताई कि सॉलिड है तो टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, लिक्विड में बनेगा, और लिक्विड के केस में फिर और टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो क्या हो जाएगा, वो गैस के केस में बन जाएगा। सेम रिवर्सिबल कर दो, गैस को क्या करोगे, कूल करोगे
तो लिक्विड बन जाएगी, और लिक्विड को और ज्यादा कूल करोगे तो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? एनसीईआरटी बिल्कुल कहानी की तरह समझ में आ रही है ना? बिल्कुल कहानी की तरह, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, रटना भी नहीं है, एक एक एनसीईआरटी को मैं डिफाइन कर दूंगा। अगर आप देखें क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, तो आपने क्लास 10 में चैप्टर सेकेंड में एनसीईआरटी बोल रही है कि मैंने पढ़ाया है, तुम लोगों ने पढ़ा हो ना पढ़ा हो तुम्हारी जिम्मेदारी। यू हैव लर्न दैट एट अ मैक्रोस्कोपिक और बल्क लेवल, मैक्रोस्कोपिक और बल्क लेवल में क्या पढ़ा है? मैटर कैन बी क्लासिफाइड एज मिक्सचर और प्योर सब्सटेंसेस। यानी वो मैटर को एनसीईआरटी ने क्लास 10 में क्या पढ़ाया है? एज ए मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस के फॉर्म में। यानी कहने का मतलब क्या है? दिस कैन बी फर्दर सब डिवाइडेड एज शोन इन फिगर। अभी हमने जो देखा है, आगे भी बहुत सारी पिक्चर्स आएंगी। एनसीईआरटी बहुत ज्यादा पिक्चराइजेशन पर भी काम करती है। यानी अगर पिक्चर देख लेते तो क्या हो जाता है? क्लियर हो जाता है। तो व्हेन ऑल कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस आर सेम इन केमिकल नेचर, इट इज सेड टू बी अ प्योर सब्सटेंस। अगर कोई भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, किसी भी सब्सटेंस का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, जब वो क्या होता है, केमिकल नेचर में सेम होता है, देन तब आप उसे क्या कहोगे? प्योर सब्सटेंस कहोगे। अगर मैं एक बात बोलूं यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल लेके समझाते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। अगर मैं बोलूं यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है एक्स, ठीक है, कोई केमिकल है एक्स, मैं उसका एक पार्टिकल डिसइंटीग्रेट करके x1 निकाल लूं, यानी कि जो भी प्रॉपर्टी, जो भी केमिकल प्रॉपर्टी ये पूरा सब्सटेंस शो कर रहा होगा, क्या वही ये पार्टिकल शो करेगा? बिल्कुल शो करेगा। यानी ये कैसा सब्सटेंस होगा? प्योर सब्सटेंस होगा। अब मिक्सचर कंटेन्स मैनी टाइप्स ऑफ पार्टिकल, तो एक मिक्सचर क्या करता है? लॉट्स ऑफ पार्टिकल कंटेन कर लेता है। और मिक्सचर की डिफिनेशन क्या होती है? सिंपल सा, कि हमें कोई भी सब्सटेंस मिलाने हैं, उन्हें आप क्या कर दो? एक नॉन फिक्स्ड रेशियो में मिला दो। अगर आप एक फिक्स रेशियो में मिलाओगे तो क्या बनेगा? कंपाउंड बनेगा। अगर आप एक नॉन फिक्स रेशियो में मिलाओगे तो क्या बनेगा? मिक्सचर बनेगा। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बातें क्लियर हैं? तो आम मिक्सचर कंटेन्स पार्टिकल ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस। तो एक मिक्सचर क्या करता है? टू और मोर सब्सटेंस को क्या करता है? कंटेन करता है। ध्यान देना बात को, क्या कर रहा है? मिक्सचर की डिफिनेशन बता रहा है कि आम मिक्सचर कंटेन्स पार्टिकल ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस which may be present in it any ratio। ये आपको डिफिनेशन हर जगह नहीं मिलेगी। आप जब भी आंसर लिखोगे बोर्ड एग्जाम में, या जब भी कभी नीट में कभी क्वेश्चन पूछता है, और यहां से क्वेश्चन एज ए फिल इन द ब्लैंक्स के केस में पूछता है, मैंने बहुत देखा है कि जब भी क्वेश्चन यहां से आता है तो फिल इन द ब्लैंक्स के केस में या तो कैरेक्टरिस्टिक से क्वेश्चन उठा लेता है, या तो उसके कंसिक्वेंसेस से क्वेश्चन उठा लेता है, जो ड्रॉबैक्स कुछ होते हैं, वहां से क्वेश्चन को लिंक करके आपको दे देता है। क्या ये बात क्लियर हो रही है? तो एक मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर कंटेन्स पार्टिकल्स ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस विच मे बी प्रेजेंट इन एट एनी रेशियो। यानी कहने का मतलब यही है सिंपल सा, कि कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी प्योर सब्सटेंस है, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस है, उन्हें आप किसी भी रेशियो में क्या कर दो? मिला दो। हेंस देयर कंपोजिशन इज वेरिएबल। Pure substances forming mixtures are called its components. Many of the substances present around you are mixtures। तो आपके पास बहुत सारे सब्सटेंस क्या हैं? प्रेजेंट हैं। आप आसपास देखते हो तो सब क्या है? मिक्सचर। क्या है? मिक्सचर है। फॉर एग्जाम्पल शुगर सॉल्यूशन इन वाटर, यानी कि क्या कर दो? पानी में चीनी को मिला दो, वो भी क्या होगा? मिक्सचर होगा। क्योंकि आप वहां पे ये नहीं कह सकते कि भाई मैंने वॉल्यूम फिक्स कर लिया है, मैंने चीनी का वॉल्यूम फिक्स कर लिया है, मैंने ऐसा कर लिया है। नहीं, वो क्या होगा? मिक्सचर होगा। क्लियर है? एयर, क्या आपको पता है क्या कितना कहाँ पर क्या मिला हुआ है? टी, चाय, ये सब क्या है? मिक्सचर है।
आर ऑल मिक्सचर। आ मिक्सचर में बी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। देखो, मिक्सचर होमोजीनियस भी हो सकता है, हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। होमोजीनियस का मतलब क्या है और हेट्रोजीनियस का मतलब क्या है, दोनों बातों को मेरी गौर से समझना, मैं इन टर्म को क्लियर कर रहा हूं। होमोजीनियस का मतलब होता है कि जब भी कभी हम दो या दो से ज्यादा, टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस मिलाते हैं, बट वो सब्सटेंस एक ही स्टेट के होने चाहिए। यानी जो सब्सटेंस हम मिला रहे हैं इन द केस ऑफ होमोजीनियस, वो कैसे होने चाहिए, एक ही स्टेट के, सेम स्टेट के होने चाहिए। सपोज करो, अगर मैं यहां पर दूध में पानी मिलाऊं, अगर मैं मिल्क में वाटर मिलाऊंगा, तो मैं बोलूंगा कि ये जो सॉल्यूशन बनेगा, ये जो मिक्सचर बनेगा, ये कैसा होगा, होमोजीनियस होगा। यानी कि मिल्क भी कैसा है, लिक्विड है, वाटर भी कैसा है, लिक्विड है। तो जो मिक्सचर बनेगा वो कैसा बनेगा, लिक्विड बनेगा। सॉलिड तो हो नहीं जाएगा भाई, दूध में पानी मिला रहे हैं। क्या ये बात क्लियर हो रही है? यानी अगर मैं दूध में पानी मिलाऊंगा तो जो भी मिक्सचर बनेगा वो कैसा होगा, आपका होमोजीनियस सॉल्यूशन होगा, होमोजीनियस मिक्सचर होगा। हेट्रोजीनियस का मतलब क्या होता है? हेट्रोजीनियस का मतलब होता है, बात को मेरी गौर समझना, कि अगर सपोज करो वाटर है और वाटर में हम क्या कर दें, सैंड को मिला दें, यानी कि यहाँ पर स्टेट ऑफ मैटर क्या है, चेंज है। यानी वाटर कैसा है, वाटर लिक्विड है, और सैंड कैसी है, सॉलिड है। तो ये कैसा मिक्सचर बनेगा, ये आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनेगा। यानी जब कभी टू और मोर कंपाउंड को आप क्या करोगे, एक अनसर्टेन रेशियो में मिला रहे हो, उसकी सर्टिनिटी नहीं है। सेकेंड केस ये है कि उनका स्टेट ऑफ मैटर सेम नहीं है, यानी कि एक सॉलिड है तो एक लिक्विड है। तो वहां पर कैसा जो मिक्सचर बनेगा वो कैसा होगा, हेट्रोजीनियस होगा बाय नेचर। इन होमोजीनियस मिक्सचर, अब देखना, अब कहानी आगे बढ़ती है, एनसीईआरटी क्या कहती है, मेरी बात तो समझ में आ गई होगी। तो इन होमोजीनियस मिक्सचर में क्या बातें हैं, द कंपोनेंट। देखना कंपोनेंट की थ्योरी क्या है, यहाँ पे कह रहा है कि द कंपोनेंट्स, जस्ट ये देखो, यहाँ पे गौर से देखना, यहाँ पर क्या बात है, ये मैटर है, मैटर में यहाँ पर क्या है, मिक्सचर है, मिक्सचर, और दूसरी साइड क्या है, प्योर सब्सटेंसेस। ये मैटर के पार्ट हो गए। देन अगर यहाँ पर देखोगे, मिक्सचर के दो टाइप, एक होमोजीनियस और दूसरा हेट्रोजीनियस। क्लियर है? अगर प्योर सब्सटेंसेस में देखोगे तो पहला क्या, एलिमेंट, और दूसरा क्या, कंपाउंड। कंपाउंड को प्योर सब्सटेंस क्यों बोलोगे, क्योंकि आपने वहां पर उसे कैसा मिलाया है, एक फिक्स रेशियो में, एक सर्टेन रेशियो में। मैं बार बार बोल रहा हूं, यहां से नीट आईआईटी में क्वेश्चंस आए हैं। मैं जब प्रैक्टिस क्लासेस आएंगी उसमें कराया जाएगा। मैंने कल फिजिक्स की क्लास में प्रूफ किया है कि जो भी मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं, जो भी बातें क्लियर कर रहा हूं, 80% क्वेश्चन आईआईटी की फिजिक्स के वहां से सॉल्व हो रहे हैं। अगर वहां सॉल्व हो रहे हैं तो यहाँ भी सॉल्व होंगे। बस बातों को ध्यान से सुनते चलो, कहानी समझते चलो, कहानी है क्या, पूरी साइंस को कहानी में पढ़ा दूंगा। क्या बात क्लियर है? तो यहाँ पर क्या है, सिंपल सी बात है कि हमने देखा हेट्रोजीनियस के केस में अलग अलग हमारे कंपाउंड है, अलग अलग सब्सटेंस हैं। क्लियर है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे बात क्या थी, यहाँ पर बात ये थी कि होमोजीनियस मिक्सचर में जो कंपोनेंट है, वो कंपोनेंट कैसे हैं, वो कंपोनेंट हमारे अगर देखा जाए तो कैसे हैं, कंप्लीटली मिक्स विद ईच अदर। तो कैसे होंगे, कंप्लीटली मिक्स होंगे एक दूसरे के साथ। दिस मीन्स पार्टिकल्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मिक्सचर एंड इट्स कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट। कहने का मतलब सिंपल सी बात क्या है, मैंने बोला कि जैसे दूध में पानी मिलाना है तो वहां पर क्या होगा, मिल्क में वाटर मिक्स करने पर जो कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर होगा कैसे होंगे, जो पार्टिकल्स होंगे वो कैसे होंगे, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, एक दूसरे से अच्छे से मिल गए होंगे। क्या बात क्लियर हुई है? सुगर सॉल्यूशन एंड एयर आर द एग्जाम्पल ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर। तो एनसीईआरटी ने किसका किसका एग्जाम्पल लिया है,
शुगर सॉल्यूशन का और एयर का। क्या बात क्लियर हो रही है? और मैंने किसका लिया है? दूध में पानी मिलाने का। इज इट क्लियर और नॉट? इन कॉन्टेस्ट टू दिस, इन अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हमने अभी तक होमोजीनियस की बात कर ली। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है? द कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट एंड समटाइम्स डिफरेंट कंपोनेंट्स आर विजिबल। यानी कहने का मतलब क्या है? कहने का सेंस ये है कि जो भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर के केस में कंपोजिशन रेडी होगा मिक्सचर का, वो कंपोजिशन कैसा होगा? वो कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होगा, उसके पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होंगे। यानी कि कुछ पार्टिकल्स कैसे होंगे? विजिबल होंगे। मैंने एक एग्जांपल लिया था कि अगर मैं वाटर में सैंड को डालूं तो वहां पर सैंड क्या होगी? दिख रही होगी, विजिबल होंगे सैंड के पार्टिकल। सैंड के पार्टिकल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल, मिक्सचर ऑफ सॉल्ट्स एंड शुगर ग्रेन्स एंड पल्सेस along with some dirt। अगर यहाँ पर देखा जाए तो एनसीईआरटी ने जो एग्जांपल लिया है वो कह रहे हैं कि मिक्सचर ऑफ सॉल्ट को ले लो जिसमें क्या करा हो, जिसमें डस्ट के पार्टिकल मिक्स हो, तो आप वहां पे डस्ट के पार्टिकल और वहां पर सॉल्ट के पार्टिकल को सेपरेटली देख पाओगे। क्या बात क्लियर हो रही है? आर हेट्रोजीनियस मिक्सचर होंगे ये सारे के सारे। यू कैन थिंक ऑफ मैनी मोर एग्जांपल्स ऑफ मिक्सचर which you come across in the daily life. In the worthwhile to mention here that the components of a mixture can be separated by using physical methods। तो जो भी हेट्रोजीनियस आपके मिक्सचर होंगे उन हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या कर सकते हो? उन्हें सेपरेट कर सकते हो उनके पार्टिकल्स को फिजिकल मेथड के थ्रू, सच एज सिंपल हैंड पिकिंग मेथड, फिल्ट्रेशन मेथड, क्रिस्टलाइजेशन मेथड एंड डिस्टिलाइजेशन मेथड। क्या ये बात क्लियर है? यानी कि अगर मैं बोलूं, सपोज करो मेरे पास राइस है या ग्रेन है और उनमें कुछ कंकड़ पत्थर मिला हुआ है। आपने देखा होगा गांव में क्या होता है कि जब वहां पर लोग, या आज भी वहां की जो लेडीज हैं, वो गेहूं से चावल से कंकड़ चुनने का काम करती हैं, बट उन्हें पता नहीं है कि वो क्या कर रही हैं। एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर से हैंड पिकिंग मेथड के थ्रू उन पार्टिकल को सेपरेट करने का काम कर रही हैं वो लोग। क्या ये बात क्लियर है? तो एक क्या होती है, फिल्ट्रेशन थ्योरी भी आती है, क्रिस्टलाइजेशन थ्योरी भी आती है, डिस्टिलेशन थ्योरी भी आती है। मैं ये सारे मेथड आपको कराऊंगा एक एक करके, डोंट वरी। तो प्योर सब्सटेंसेस हैव कैरेक्टरिस्टिक्स, कैसी कैरेक्टरिस्टिक्स रखती है? डिफरेंट फ्रॉम मिक्सचर। कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स ऑफ प्योर सब्सटेंस हैव फिक्स्ड कंपोजिशन। मैंने बार बार बोला है, जिन भी लाइन को, जिन भी मैं स्टेटमेंट को हाईलाइट कर दूं उसे आप अपनी बुक में हाईलाइट करें, वहां से लाइन बाय लाइन चीजों को उठाएं और समझें कि वहां पर हो क्या रहा है। क्योंकि आपको जो भी लिखने का कंटेंट मिलेगा वो आपको एनसीईआरटी से ही मिलने वाला है। तो प्योर सब्सटेंस क्या होता है? प्योर सब्सटेंस कैसे कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा? तो डिफरेंट फ्रॉम मिक्सचर। ये कैसे होते हैं? डिफरेंट होते हैं मिक्सचर से। कैसे डिफरेंट होते हैं भाई? जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ अ प्योर सब्सटेंस होगा वो एक फिक्स कंपोजिशन में होगा। कैसा होगा? फिक्स कंपोजिशन में। जैसे लाइक कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, वाटर एंड ग्लूकोज आर सम एग्जांपल्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। तो एनसीईआरटी ने क्या दिया है? कुछ एग्जांपल दिए हैं जो कि किसके हैं? प्योर सब्सटेंस के हैं। ग्लूकोज कंटेन्स कार्बन। ग्लूकोज क्या कंटेन करती है? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन अ फिक्स्ड रेशियो एंड इट्स पार्टिकल आर ऑफ सेम कंपोजिशन। तो ग्लूकोज के कंपोजिशन को बताया गया है कि ग्लूकोज में कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, और इसके जो पार्टिकल है, इसका जो अमाउंट है वो एक फिक्स रेशियो में होता है। क्या बात क्लियर हो रही है? Hence, like all other pure substances, glucose has fixed composition. Also, its constituents carbon, hydrogen, and oxygen cannot be separated. टर्म को ध्यान देना, यहां पर क्या कह रहा है?
कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते बाय सिंपल फिजिकल मेथड्स। यानी हम कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ग्लूकोज से हैंड पिकिंग मेथड, फिर जो आपकी फिल्ट्रेशन जो मेथड है, फिल्ट्रेशन थ्योरी है, उससे हम आपको क्या नहीं कर सकते, इन्हें आप सेपरेट नहीं कर सकते। क्या बात क्लियर हो रही है? प्योर सब्सटेंसेस कैन फर्दर बी क्लासिफाइड इनटू एलिमेंट एंड कंपाउंड्स। तो जो प्योर सब्सटेंस है उन्हें आप किस टाइप में क्लासिफाई कर सकते हो? दो टाइप में, एक एलिमेंट और एक कंपाउंड। लेकिन मैंने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में बताया है कि हंड्रेड्स ऑफ एलिमेंट, जो आपके 118 एलिमेंट है, वही केवल केमिस्ट्री नहीं है। केमिस्ट्री एक बहुत ब्रॉड एस्पेक्ट का सब्जेक्ट है। अगर आपको लगता हो कि केमिस्ट्री केवल उन 118 एलिमेंट के आसपास घूमती है, तो भूल जाना भाई साहब कि आपको केमिस्ट्री समझ में आने वाली है। अगर 118 में फंसे रहे तो केमिस्ट्री फील नहीं कर पाओगे। तो प्योर सब्सटेंसेस को आप क्लासिफाई कर सकते हो एलिमेंट के बेसिस पर, कंपाउंड के बेसिस पर। पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम। अगर एलिमेंट के केस में देखोगे तो एलिमेंट किससे बना होता है? केवल ओनली वन टाइप ऑफ एटम से बना होता है। दीज पार्टिकल्स में एग्जिस्ट एज एटम्स और मॉलिक्यूल्स। तो ये जो पार्टिकल्स है कैसे आपको दिखाई देंगे, कैसे एग्जिस्ट करेंगे? तो एज अ एटम के फॉर्म में, एज अ मॉलिक्यूल के फॉर्म में। यू मे बी फेमिलियर विद एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो मैंने इसकी थ्योरी आपको पहले ही करा दी है फ्रॉम द प्रीवियस क्लासेस। हाउएवर यू विल बी स्टडीइंग अबाउट देम इन डिटेल इन यूनिट 2। तो अगर यहाँ पर हम देखेंगे मॉलिक्यूल और एटम की थ्योरी को, तो जो हमारी यूनिट सेकेंड है इसी चैप्टर का, उसमें हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, सोडियम, कॉपर, सिल्वर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एक्सेट्रा, ये सारे क्या है हमारे पास, आपको देखने को मिलेंगे। प्योर सब्सटेंस है, मॉलिक्यूल है, एटम है। क्या ये बात क्लियर है? सोडियम क्या है? एलिमेंट है। कॉपर क्या है? एलिमेंट है। सिल्वर क्या है? हाइड्रोजन क्या है? सब एलिमेंट है। ऑक्सीजन क्या है? एलिमेंट है यार। क्या ये बात क्लियर है? तो आर सम एग्जांपल्स ऑफ एलिमेंट, देयर ऑल एटम्स आर ऑफ वन टाइप। However, the atoms of different elements are different in nature. Some elements such as sodium or copper contains atoms as their constituent particles, whereas in some others the constituent particles are molecules which are formed by two or more atoms. तो यहाँ पर मॉलिक्यूल की डिफिनेशन गिवन है। अगर आपको गौर से देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्या नजर आएगी? मॉलिक्यूल की डिफिनेशन नजर आएगी, जो क्या कह रही है कि जो भी वन टाइप ऑफ क्या है एटम्स है, अगर हम टू और मोर एटम्स को मिला दें तो क्या फॉर्म हो जाएगा? मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन विच टू एटम्स कंबाइन टू गिव देयर रिस्पेक्टिव मॉलिक्यूल। दिस इज इलस्ट्रेटेड इन फिगर 1.3। 1.3 को देखो क्या कह रहा है, गौर से देखो। अब यहाँ पे एनसीईआरटी में ये एक डायग्राम ड्रॉ है। यहाँ पर आप देखो कि ये हाइड्रोजन का क्या है? एक एटम है। ऑक्सीजन का एक एटम है। नाइट्रोजन का एटम है। कॉपर का एटम है। और ये सोडियम का एटम है। अगर यहाँ पर देखोगे तो हाइड्रोजन के एक एटम को दूसरे अनदर हाइड्रोजन के एटम से क्या किया गया है? मिलाया गया है। तो यहाँ पर क्या बन गया है? H2, जो कि गैसियस फॉर्म में होगी, एक मॉलिक्यूल फॉर्म हो गया है। क्या ये बात क्लियर है? यानी यहाँ पर भी क्या है? एन एटम ऑफ ऑक्सीजन एंड अनदर एटम ऑफ ऑक्सीजन को क्या किया गया है? मिलाया गया है। तो यहाँ पे क्या बना है? यहाँ पर बना है अ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। यानी कि दो एटम ऑफ ऑक्सीजन को मिला करके एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल फॉर्म किया जा सकता है। इसी तरह से आप नाइट्रोजन के केस में, इसी तरह से कॉपर के केस में, इसी तरह से सोडियम के केस में आप देख सकते हो। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बातें क्लियर है? इज इट क्लियर और नॉट? अगर क्लियर है तो भाई बोल देना। अगर कोई भी डाउट आता है, कोई भी आपको क्लास में इशू लग रहा है कि सर आप तेज पढ़ा रहे हैं या वॉइस इशू है, तो कल जो एक कमेंट मिला था
कि सर वॉइस इशू आ रही है, तो अगर आज की क्लास में कोई आपको वॉइस इशू समझ में आए तो आप जरूर बताएं। क्लियर है? आगे बढ़े हम लोग। तो व्हेन टू और मोर एटम्स ऑफ डिफरेंट elements combined together in a definite ratio the molecule of a compound is obtained। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर एक मॉलिक्यूल का कंपाउंड मिल जाएगा जब आप डिफरेंट एलिमेंट को क्या करोगे, कंबाइन करोगे एक दूसरे के साथ, वो भी कैसे, डेफिनेट रेशियो में, यानी एक फिक्स रेशियो में। क्या ये बात क्लियर है? मोर ओवर द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ अ कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इन फिजिकल मेथड, दे कैन बी सेपरेटेड बाय केमिकल मेथड्स। तो आप इन्हें फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते, इन्हें सेपरेट करने के लिए कैसा चाहिए, केमिकल मेथड चाहिए। एग्जाम्पल्स ऑफ सम कंपाउंड्स आर वाटर, अमोनिया, क्लियर है, कार्बन डाइऑक्साइड, सुगर एक्सेट्रा। द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर सेपरेटेड। अभी हम एक फिगर को और देखेंगे। नोट दैट अ वाटर मॉलिक्यूल कंप्राइजेस 2 हाइड्रोजन एटम्स एंड 1 ऑक्सीजन एटम। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब केवल इतना सा है कि जो हमारा वाटर है, वाटर में जो मॉलिक्यूल है, वो मॉलिक्यूल का जो आपके पास क्या है, कंपोजिशन है, वो कैसा है, 2 हाइड्रोजन एटम है और 1 ऑक्सीजन एटम है। सिमिलरली अ मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एक कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल में कंटेन्स 2 ऑक्सीजन एटम्स कंबाइंड विद 1 कार्बन एटम, यानी कि 2 ऑक्सीजन एटम के साथ क्या मिलाया गया है, 1 कार्बन एटम को मिलाया गया है। दस द एटम्स ऑफ डिफरेंट, क्या कहा गया है, thus the atom of different elements are present in a compound in a fixed and definite ratio। क्या बात क्लियर हो रही है? and this ratio is characteristics of particular compound। कि जो भी ये बातें हैं, अभी पूरी ओवरऑल बात को मैं कंक्लूड करूंगा। यानी कि कहने का मतलब है, ये जो आपके पास वाटर मॉलिक्यूल है, ये जो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल बना कैसे है? ये मॉलिक्यूल यहाँ पे क्या कैसे बना है, हाइड्रोजन के 2 एटम है, ऑक्सीजन का 1 एटम है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कार्बन का 1 एटम है और ऑक्सीजन के 2 एटम है। और कैसे हैं, एक डिफिनेट वॉल्यूम में है, एक फिक्स डिफिनेट रेशियो में है। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? ऑल्सो द प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स constituents element। For example, hydrogen and oxygen are gases, whereas the compound formed by their combination, that is water, is a liquid। यानी कहने का मतलब केवल ये है कि जो ऑक्सीजन है वो क्या है, गैस है, गैस के फॉर्म में है। जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो कैसी है, गैस के फॉर्म में होगी। बट जो वाटर है वो कैसा है, लिक्विड के फॉर्म में होगा। यानी कहने का इन द सेंस ये है कि अगर हम हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीजन गैस के साथ 2:1 में मिलाएं, यानी कि हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल या 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम, तो क्या बनेगा, वाटर बनेगा। और वाटर जो कि किस फॉर्म में होगा, लिक्विड के फॉर्म में होगा। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट हाइड्रोजन बर्न्स विद अ पॉप साउंड एंड ऑक्सीजन इज अ सपोर्टर ऑफ कंबशन, बट वाटर इज यूज्ड एज अ फायर एक्सटिंग्विशर। बात को मैं समझिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि जो ऑक्सीजन है वो कंबसन का क्या है, सपोर्टर है। और जो वाटर है वो क्या है, वो एक फायर एक्सटिंग्विशर का काम करता है। यानी कि एक आग जला रहा है, एक आग को सपोर्ट कर रहा है, और दूसरा क्या कर रहा है, आग को खत्म करने का काम कर रहा है। क्या यहाँ तक की बातें क्लियर हैं? तो आज हमने क्या देखा, हमने स्टेट ऑफ मैटर को समझा, हमने उनकी प्रॉपर्टी को समझा। एक स्टेट ऑफ मैटर में एक एटम का क्या रोल है, मॉलिक्यूल कैसे फॉर्म होगा, प्योर सब्सटेंसेस क्या होंगे, मिक्सचर कैसे फॉर्म होगा, ये सारी बातें आज हमने इस एनसीईआरटी की क्लास में देखा। तो आगे कल मिलेंगे और देखेंगे आगे की एनसीईआरटी में क्या कह रहा है। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर जरूर करें एक बार। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।